हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मास एनर्जी इक्विवेलेंस के बारे में, जिसे आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप भी कहा जाता है। देखिए 1905 में आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, जिसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे, जिसमें एक कॉन्सिक्वेंस है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। इसके अकॉर्डिंग मास और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। इट मीन्स मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। मास एनर्जी इक्विवेलेंस की काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, स्पेशली न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए मास एनर्जी रिलेशन जो है ये शो करता है कि मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को भी हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इक्विवेलेंस शो करता है बिटवीन मास एंड एनर्जी। तो अब हम डेरिवेशन देखेंगे मास एनर्जी इक्विवेलेंस का, जो ये शो करेगा किस तरह से हम मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एक्टिंग अपॉन ए बॉडी इज इक्वल टू इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि किसी बॉडी पे अगर फोर्स एक्ट कर रहा है तो वो इक्वल होगा टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज इक्वल्स टू dp by dt, where p is the momentum and this p is equals to product of mass and velocity, that is p is equals to mv। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फोर्स एक्टिंग अपॉन ए बॉडी दैट इज f इज इक्वल्स टू d by dt ऑफ mv। क्योंकि रिलेटिविटी के अंदर मास और वेलोसिटी दोनों वेरिएबल होते हैं, तो हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे यूजिंग यूवी फॉर्मूला, जिससे हमें मिलेगा फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस में डेरिवेटिव फर्स्ट इंटू सेकेंड एज इट इज़। तो यहाँ पे हमें f की वैल्यू आ जाएगी m dv बाई dt प्लस में dm बाई dt इंटू में v। अब क्योंकि किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रहा है तो उस फोर्स के एक्ट होने की वजह से वो बॉडी मूव करेगी, कुछ डिस्प्लेसमेंट शो करेगी, तो वो एक स्मॉल डिस्टेंस dx ट्रैवल करेगी अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन, जिससे जो वर्क डन होगा dw दिस इज इक्वल्स टू f इंटू डी एक्स। यानी dx डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग जो स्मॉल वर्क डन है वो है dw। तो यहाँ से हम इस f की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हमें dw की वैल्यू मिल जाएगी m dv बाई dt प्लस में v dm बाई dt इंटू में dx। तो यहाँ हम इन टर्म्स को अरेंज करेंगे तो एम डी वी को हम यहाँ लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा डी एक्स बाई डी टी। वी डी एम को हम यहाँ लिख सकते हैं, तो अगेन ये बन जाएगा डी एक्स बाई डी टी। नाउ दिस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू वी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वो वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम वी को पुट करेंगे, जिससे हमें डी डब्ल्यू की वैल्यू मिल जाएगी एम वी डी वी प्लस में वी स्क्वायर डी एम। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। नाउ रिलेटिविटी ऑफ मास के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग m इज इक्वल्स टू एम नोट अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो m नोट है ये आपका रेस्ट मास है बॉडी का, तो ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट m इंटू में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू m नोट। अब हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड्स, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट m स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर राइट हैंड साइड चला जाएगा, जिससे हमें मिलेगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम नॉट का स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जिससे हमें ये टर्म्स मिल जाएगी। तो अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट, यहाँ पे मास और वेलोसिटी दोनों आपकी वेरिएबल है, तो यहाँ पे इसका डेरिवेशन तो हमें ये मिल जाएगा। यहाँ पे हम यूवी फॉर्मूला लगाएंगे, जिससे हम ये दो टर्म्स मिल जाएंगी। क्योंकि एम नोट जो है ये रेस्ट मास है बॉडी का, जो कि कांस्टेंट होता है, तो इसका डेरिवेशन 0 आ जाएगा, यानी राइट हैंड साइड हमें 0 मिल जाएगी। अब इन टर्म्स में से हम 2m को कॉमन लेंगे। सो ऑन टेकिंग 2m कॉमन वी गेट सी स्क्वायर डी एम माइनस वी स्क्वायर डी एम माइनस एम बी डी वी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे तो हमें ये टर्म्स मिल जाएंगी। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को अगर हम देखेंगे तो उसमें ये जो वैल्यू है एम वी डी वी प्लस में वी स्क्वायर डी एम, दिस इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर इंटू में डी एम। तो ये जो डी डब्ल्यू है ये वर्क डन है, जो कि उस बॉडी के अंदर स्टोर था इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है वो डी ई के हो जाएगी, एंड दिस डी ई के इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर इंटू डी एम। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड है। अब ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड है ये शो कर रहा है स्मॉल इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी डी ई के ऑफ द बॉडी। यानी जब किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है फ्रॉम 0 टू डी वी, तो उसके जो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होगा वो डी ई के होगा, एंड वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल इंक्रीज इन द मास दैट इज जो टी एम एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज सी स्क्वायर।
यानी कि अगर हम किसी बॉडी का मास इंक्रीज करते हैं फ्रॉम एम नॉट टू एम और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं फ्रॉम 0 टू v, तो उस वक्त जो काइनेटिक एनर्जी होगी हम उसे ई के से रिप्रेजेंट करेंगे और इसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं इंटीग्रेट करके। तो हमें मिलेगा ई के इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ सी स्क्वायर डी एम, लिमिट्स होंगी एम नॉट से एम। तो यहाँ पे डी एम का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा एम माइनस एम नॉट इंटू में सी स्क्वायर, हमने लिमिट्स रख दी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ई के इज इक्वल्स टू एम माइनस एम नॉट इंटू में सी स्क्वायर, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 है। तो जो इक्वेशन नंबर 4 है ये शो कर रहा है कि जो इंक्रीज इन मास है एम माइनस एम नॉट, उसको हम एज ए मेजर यूज़ कर सकते हैं ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी ये जो मास में इंक्रीज आया ये हमें शो करेगा कि काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज आया है। एम नॉट यहाँ पे जो है वो रेस्ट मास है बॉडी का, तो इसलिए जो एम नॉट सी स्क्वायर होगा उसे हम बोल देंगे रेस्ट मास एनर्जी, जो कि किसी बॉडी की इंटरनल एनर्जी होती है। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगी किसी मूविंग बॉडी की वो सम होगा काइनेटिक एनर्जी का भी और रेस्ट मास एनर्जी का भी। तो टोटल एनर्जी ई को हम लिख सकते हैं ई के, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, प्लस में एम नॉट सी स्क्वायर दैट इज रेस्ट मास एनर्जी। तो ई के की वैल्यू हमने अभी देखी, ये वैल्यू आई है एम नॉट सी स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ से एम नॉट सी स्क्वायर से एम नॉट सी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ई की वैल्यू हमें मिल जाएगी एम सी स्क्वायर, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 है। तो जो इक्वेशन नंबर 5 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी जिसका रिलेटिविस्टिक मास एम है, और इसी को हम कहते हैं आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, क्योंकि ये मास और एनर्जी में रिलेशन शो करता है। तो इक्वेशन नंबर 5 से हम लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, दैट इज दिस इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड रेस्ट मास एनर्जी, दैट इज ई के प्लस में एम नोट सी स्क्वायर, वेयर एम नोट यहाँ पे है रेस्ट मास ऑफ द बॉडी। तो यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी आएगी उसको हम लिख सकते हैं ई के, वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम टोटल एनर्जी से, तो ई के इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर माइनस एम नोट सी स्क्वायर, क्योंकि टोटल एनर्जी जो है वो सम है किसका, काइनेटिक एनर्जी का और रेस्ट मास एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो हो जाएगा टोटल एनर्जी माइनस में रेस्ट मास एनर्जी। अब क्योंकि m जो है इसकी वैल्यू है एम नोट अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एम नोट इंटू में इस वैल्यू को जो 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है, इसे हम गामा लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी और ये एम नोट सी स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज़ रह जाएगा। तो हमें यहाँ पे ई के की वैल्यू ये मिल जाएगी। तो इधर से अगर हम एम नोट सी स्क्वायर को कॉमन लेते हैं इन दोनों में से, तो एम नोट सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा गामा माइनस 1। तो गामा की वैल्यू ये है, ये हमने यहाँ पुट कर दी माइनस का 1। अगर हम v को काफ़ी स्मॉल लेके चल रहे हैं व्हेन v इज़ लेस देन c, तो उस केस के अंदर जब हम इसे ओपन करेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो हायर पावर जो है उन्हें हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं फॉर v लेस देन c के लिए। तो यहाँ जब हम ओपन करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ इस 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और जो हायर ऑर्डर है इन्हें हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हम इसे ये टर्म कंसिडर करेंगे। तो यहाँ हम कह सकते हैं व्हेन v इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट c, तो हायर पावर जो है v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर उनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ई के की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हाफ ऑफ एम नॉट वी स्क्वायर, जो कि एग्री करती है जो क्लासिकल फिजिक्स में हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पे ये सब था मास एनर्जी इक्विवेलेंस के डेरिवेशन के बारे में। अब हम देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सो नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस। देखिए अभी हमने देखा कि जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस है ये एक रिलेशन है जो एक्सप्रेस करता है कि मास और एनर्जी जो है वो इक्विवेलेंट होते हैं, उनके बीच में रिलेशन बताता है। यानी मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस रिलेशन की वजह से जो दो सेपरेट कॉन्जर्वेशन लॉज थे क्लासिकल मैकेनिक्स के, जो कि थे लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उनको हम एक सिंगल लॉ के अंदर देख सकते हैं और वो सिंगल लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, क्योंकि अभी हमने देखा मास और एनर्जी दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं इस लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल मास होगा उसके अंदर एनर्जी इंक्लूड होगी इन टर्म्स ऑफ मास यूनिट्स, या आप कह सकते हो जो टोटल एनर्जी होगी उसके अंदर रेस्ट मास इंक्लूड होगा इन एनर्जी यूनिट्स, और जो कि कांस्टेंट रहता है। ये जो लॉ है ये ट्रू रहता है फॉर एनी काइंड ऑफ एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी के लिए भी, पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी और थर्मल एनर्जी के लिए भी। तो यहाँ जो वैल्यू ऑफ c है दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि हम जानते हैं c की वैल्यू होती है 3 × 10⁻⁴
8 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो मास एनर्जी रिलेशन है E=mc², ये शो करता है कि अगर मास के अंदर कोई इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से एनर्जी के अंदर काफ़ी लार्ज अमाउंट में चेंज होगा, और अगर हम एनर्जी के अंदर चेंज लाते हैं तो उसकी वजह से जो मास में इंक्रीज होगा वो काफ़ी स्मॉल अमाउंट का होगा, जिसे हम नेग्लिजिबल कह सकते हैं। क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे E की वैल्यू mc², तो अगर हम मास में कोई चेंज लेके आएंगे, अगर मास को हम स्मॉल अमाउंट से भी इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी में काफ़ी लार्ज अमाउंट में चेंज होगा, और अगर हम एनर्जी में चेंज लेके आएंगे तो मास के अंदर जो चेंज आएगा वो काफ़ी स्मॉल अमाउंट का होगा। तो इस रिलेशन की हेल्प से हम सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सकते हैं ए नंबर ऑफ न्यूक्लियर फिनोमेना लाइक पेयर प्रोडक्शन, एनिहिलेशन ऑफ मैटर, बाइंडिंग एनर्जी, रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन एट्सेट्रा। यानी कि ये जो फिनोमेना है इन्हें हम क्लासिकल मैकेनिक्स की हेल्प से नहीं डिस्क्राइब कर पाए थे, जिसे हम मास एनर्जी इक्विवेलेंस की हेल्प से डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मास एनर्जी इक्विवेलेंस। थैंक यू।